नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग 5 क्वेश्चन की इस सीरीज के अगले वीडियो में आज आपसे केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि मैंने स्टार्ट ही से ही आपको क्या किया है कि 2 फिजिकल, 2 ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक कराता हूं, तो आज इस वीडियो में भी मैं आपसे यही करूंगा। 2 ऑर्गेनिक, 2 फिजिकल और एक इनऑर्गेनिक के ही आपसे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में भी आपसे डिस्कस करूंगा। पांचों क्वेश्चंस आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो मैं भी आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे, क्वेश्चंस नोट कर रहे होंगे और उनसे रिलेटेड जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताया होगा वो भी आप एक नोट बना रहे होंगे। मैं आपको अभी भी फिर से बता देता हूं कि इस सब टाइप के क्वेश्चंस या तो एज इट इज या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप इसको बहुत ही सिंसियरली लीजिए और हमारे द्वारा जो उठाए गए ये आपके लिए कदम है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज जो आपका, और मैंने जैसा बताया था कि मैं आपको हैंड रिटन ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारा ये 5 क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपका जो क्वांटम वाला पोर्शन होता है उधर, जिसमें क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब जो चीजें पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उधर वाला जो पोर्शन है आपका लास्ट वाला वो इंपॉर्टेंट है। उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन उठाया है और इसमें कहा जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि इसमें कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है और जो कि आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसके क्वांटम नंबर n और l द्वारा, और उसमें 4 उसके दिए गए इस तरीके से ऑप्शंस, जिसमें पहले में n = 5, l = 0, सेकंड है आपका n = 3, l = 2, थर्ड है आपका n = 4, l = 0, और फोर्थ है आपका n = 2, l = 0। ठीक है, और कहता है कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनके क्वांटम नंबर n और l द्वारा, उनको आपको किस में सेट करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, कुल मिला के आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में आपको इनको प्लेस्ड करना है। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले एक हाफ वाव प्रिंसिपल आता है, वो आपको पता होना चाहिए। हाफ वाव प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में करते हैं। ठीक है, ये उसने बताया था। और जो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल होता है वो डिसाइड किया जाता है n+l रूल द्वारा। n+l रूल क्या होता है कि n+l की जो वैल्यू होगी उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, वही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, n+l के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, जो n+l वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वही आपके एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, अच्छा, आप कह भी सकते हो कि सर किसी 2 सेट के लिए n+l वैल्यू सेम भी तो आ सकती है। अगर n+l वैल्यू सेम आ जाती है तो जिसका n लो होता है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n जिसका लो होगा उसमें पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, एनर्जी लो। ठीक है, समझ गए मेरी बात कि हम लोग क्या करते हैं, n+l वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, वही हमारा जो n+l वैल्यू की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है वही हमारा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो चलिए इसी बेसिस पे हम लोग करते हैं। n+l यहां पर 5, यहां पर भी 5, यहां पर 4, यहां पर 2। तो n+l की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, वही हमारा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, क्योंकि हाफ वाव ने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका फोर्थ के बाद आ जाएगा आपका थर्ड, और फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा कि n+l सेम हो गया। अगर n+l सेम हो गया तो जिसका n लो है
उसकी एनर्जी लो होगी। तो n किसका लो है? सेकंड का। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो गई? फर्स्ट की हो गई। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये याद रखिएगा, n+l रूल आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, रिपीटेटिव होते हैं एकदम, लगातार वही सेम सेम क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं पेपर में। चलिए, समझ गए इस चीज को? अच्छी बात है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, वो मैंने लिया है आपका सॉल्यूशन चैप्टर से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कहता है कि अमंग द सॉल्यूशन 0.1 m सॉल्यूशन लिया गया है। किसका किसका? 0.1 m सॉल्यूशन लिया गया है ए, बी और सी का। ठीक है, और कहा क्या गया है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सी का हाईएस्ट है, मतलब सी का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट। ठीक है, पहली बात दिया गया। दूसरी बात क्या दिया गया? वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट फॉर बी। वेपर प्रेशर जो है वो बी का हाईएस्ट है। थर्ड मतलब अगली बात क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि बताइए फ्रीजिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है आपको, और ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे यहां पर। वो क्या है? ए बी सी, बी ए सी, ए बी सी और बी ए सी। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, जिससे क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कहा गया है। पहले आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा। उसने कहा कि ए बी सी का 0.1 m सोल्यूशन लिया गया, और जिसमें बताया गया सी का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है और बी का वेपर प्रेशर हाईएस्ट है। आपको फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहली चीज, आपको फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, इन सब चीजों के बारे में पता हो और इनके आपस में इंटर रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यह पता हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मैं ऐसे आपको जनरल बता देता हूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। क्या कहा मैंने? वेपर प्रेशर जो है ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। वेपर प्रेशर क्या होता है आपको पता है? वेपर प्रेशर क्या होता है कि जो लिक्विड्स के सरफेस होती है, लिक्विड्स के जो सरफेस होता है, सरफेस मॉलिक्यूल होता है, सरफेस मॉलिक्यूल, मान लीजिए कोई क्लोज कंटेनर मैंने ले लिया और उसमें लिक्विड भरा है, तो उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इवापोरेट करते हैं। इवापोरेट करेंगे, आपका क्लोज कंटेनर मैंने लिया है, तो जब ये इवापोरेट करते हैं तो जब ये वापस कंडेंस, इवापोरेशन होता है, और अगर क्लोज कंटेनर है तो क्या होगा? वो कंडेंसेशन होगा। तो जब इवापोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, तो जब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है तो जो वेपर्स बनती हैं, भाई जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो रहे क्या है, ये वेपर के फॉर्म में ही जा रहे हैं, तो जब लौटते हैं तो ये क्या करते हैं? ये जो वेपर्स होते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो वेपर्स द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो बात आती है इस बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में रिलेशन क्या होता होगा। तो मैं आपको बता दूं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। आप पूछोगे ना कि सर ये कैसे, आप डेफिनेशन से ही समझ जाओगे। देखिए, अगर मान लीजिए वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा होने का क्या मतलब है कि जब वेपर्स ज्यादा बनी होंगी तभी तो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वेपर ज्यादा बनी है तो वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। वेपर ज्यादा बनेंगी कब? वेपर्स तभी तो ज्यादा बनेंगी जब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये ज्यादा ऊपर जाएं। ये ज्यादा ऊपर जाएंगे तभी वेपर बनेगी, तभी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा वेपर में जाएंगे, इसका मतलब उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। कम है, आसानी से वेपर में बनेंगे, ज्यादा वेपर बनेगी तो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा।
ठीक है, इतना सा मतलब हो गया। तो ये बताइए, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोचिए, मैंने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या बताया आपको? मैंने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी इक्वल हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो हमें कम देना पड़ेगा। या आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स के बीच में कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम ही टेम्परेचर देना पड़ेगा, आसानी से वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसे ही अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम मतलब क्या हो रहा है कि वेपर्स कम बन रही हैं, वेपर्स कम बन रही मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वेपर्स बने, तो वेपर प्रेशर ज्यादा बने, तो वेपर प्रेशर बनेगा तभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाके वो बराबर होगा। वही बात है, ठीक है, ये बात है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल है, ठीक है, और यहां पे एक मैंने लिक्विड ले लिया A और यहां पर मैंने एक लिक्विड ले लिया B, ठीक है। इसका मान लेते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ A जो है वो मान लेते हैं B से ज्यादा है, ठीक है। अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब क्या होता है, वेपर ज्यादा बनेंगे, तो इसकी वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर ज्यादा बनेंगी तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो जल्दी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो यही बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जबकि ये क्या होगा, ये धीमा होगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, वेपर प्रेशर कम है, वेपर्स कम बन रहे हैं इसमें, ठीक है। आप इसमें ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाके ये कहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल तक पहुंच पाएगा, ठीक है। ये बात मैंने कहा। चलिए, एक बात तो आपको पता चल गई। अच्छा, बात आती है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर क्या होगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर या किसी भी आप सॉल्यूशन है जिसकी बात कर रहे हो उसका वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड फेज, मतलब किसी, मान लीजिए आपने कुछ भी लिया, आपने कोई लिक्विड ले लिया आपने, ठीक है, या आपने कुछ भी कंपाउंड लिया है, तो उसके लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर उसके जब सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होता है जिस टेम्परेचर पर, उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहा मैंने, सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर होगा वो लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर जो है वो आपका लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो सीधी सी बात है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट देखोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होगा। कैसे कि अगर आपका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर आपका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या कहा मैंने, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट सॉलिड फेज। जब दोनों बराबर होंगे जिस टेम्परेचर पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि दोनों को आपको बराबर होगा तभी वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों के अगर आप देखेंगे तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इतनी बातें अगर आप निकाल लिए हो तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। कैसे, अगर बॉइलिंग पॉइंट सी का हाईएस्ट है, अगर बॉइलिंग पॉइंट सी का हाईएस्ट है तो इस रिलेशन से देखिए सी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर बी का वेपर प्रेशर हाईएस्ट है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो बचा ही क्या, ए बचा, ए को बीच में रख दीजिए। अगर ये ऑप्शन कहीं आपको मिल जा रहा है, ये आपको मिल गया, टिक कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन।
इतना आपको बातें लेकिन पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो यार, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हो, उसमें क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सीधा सीधा दिख रहा है कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। और आपको ये पता ही होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर है, तो आप भिड़ा ले जाओगे। ये सब क्वेश्चन आप अपने आप हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो चलिए, हो गया, अच्छा खासा समय दे दिया मैंने। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग इसमें अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन आपका पूछता है कि आपको बताना है कि ऐसे कौन से पेयर्स हैं, मतलब काफी, रुकिए मैं लिख ही देता हूं पहले, काफी मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले NH3 ClO3 माइनस, NO3 माइनस, SF5 प्लस और PCl5 और BF3। कह रहा है कि बताइए कि ऐसे कौन से पेयर्स हैं जो कि, या कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो कि आइसोस्ट्रक्चरल हैं, ठीक है। क्या है, आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब समझते हैं, आइसोस्ट्रक्चरल मतलब होता है कि आपका शेप जो है वो सेम हो, ठीक है। शेप क्या होगा आपका, सेम होगा। तो चलिए सबका शेप निकाल लेते हैं, तभी हम लोग को पता चलेगा। तो बात करें अगर हम लोग NH3 की, सबसे पहले तो सभी लोग जानते हैं कि NH3 का जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है आपका, ठीक है। जिसमें आपके क्या आ जाते हैं, या अगर इसके हम शेप की बात करते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, जिससे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और शेप क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है। और ध्यान दीजिएगा, शेप पिरामिडल होता है लेकिन ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ये क्या है, ज्योमेट्री है, ठीक है। ज्योमेट्री और शेप में अंतर होता है, एक बात याद रखिएगा, ज्योमेट्री और शेप में। ज्योमेट्री क्या होती है कि इसमें हम लोग करेक्ट ओरिएंटेशन बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का करेक्ट ओरिएंटेशन देखेंगे, और इसको हम मिला के क्या होगा, इसमें हम लोग का लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड दोनों का मिला के हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा बन रहा है, उस हिसाब से हमने ज्योमेट्री डिसाइड किया है, ठीक है। तो वो हो गया आपका टेट्राहेड्रल। लेकिन जो आपका शेप आता है उसमें हम लोग लोन पेयर नहीं देखते हैं, लोन पेयर नहीं देखते हैं, लोन पेयर का सिर्फ इफेक्ट देखते हैं, लेकिन लोन पेयर नहीं देखेंगे, ठीक है। लोन पेयर नहीं देखेंगे मतलब समझ रहे हैं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस तरीके, जैसे एक नाइट्रोजन हो गया और इससे 3 हाइड्रोजन लगे, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग पिरामिडल कहते हैं। इस टाइप का जो शेप आता है उसको हम लोग पिरामिडल कहते हैं। इसमें हमने लोन पेयर नहीं लिया, लोन पेयर लेते तो इस तरीके से, तो ये तो आपका टेट्राहेड्रल बन जाता, ठीक है। इस तरीके से क्या बन जाता है, ये टेट्राहेड्रल बन जाता। तो हम लोग शेप में नहीं लेते हैं लोन पेयर को। आप, मैं समझ रहा हूं आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और शेप तीनों में अंतर क्या होता है। तीनों अलग अलग चीजें, लेकिन आप सबको एक ही समझते हैं कि स्ट्रक्चर भी वही है, शेप भी वही, और आपका क्या कहा मैंने, स्ट्रक्चर शेप ज्योमेट्री सब सेम है, आप यही समझते हैं। वही समझ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन उसी चीज से हो जाता है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका, जिसमें शेप आपका क्या होगा, पिरामिडल होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं ClO3 माइनस, तो ClO3 माइनस क्या होगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए बनाते मैं बना कैसे रहा हूं, क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है 7 होती है, ठीक है। 2 2 4 1 5 और 2 लोन पेयर 7, इस तरीके से मैंने इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई किया, जिसमें क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, और सारी कहानी सेम चलेगी यहां पर। तो इसका भी पिरामिडल शेप ही होगा, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये आप शेप बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो बहुत गलत बात है,
बहुत बेसिक चीजें होती हैं, आनी चाहिए। बाकी मैंने अभी बता भी दिया कि आप कैसे बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आप कुल मिला के बस इतना लक्ष्य रखिए कि मुझे वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है, 3 यहां से हो जाएगी, एक लोन पेयर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं आगे के स्ट्रक्चर्स की बात कर पाऊं। इन दोनों को नोट कर लीजिए आप। अभी तक देख लीजिए 2 पिरामिडल आ चुके हैं, अभी बता दूंगा कौन कौन आइसो स्ट्रक्चरल है। और अगली हम बात करें अगर NO3 माइनस की, तो NO3 माइनस कैसे बनेगा आपका, देखिए आप NO3 माइनस कैसे बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। आप देखिए 2 2 4 1 5, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। और बाकी आपका ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ट्राइगोनल। इसमें क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है। याद रखिएगा पाई बॉन्ड जो होते हैं उनको, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कभी नहीं हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक, तो यहां पर क्या हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और उनको कभी भी बॉन्ड पेयर मत काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और सेम तरीके से आपका BF3 भी वही है, ठीक है, BF3 भी सेम ही है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहां पर भी आ जाएगी। तो अभी जो पहले 2 बनाया वो दोनों आइसो स्ट्रक्चरल थे और ये दोनों भी आइसो स्ट्रक्चरल ही हैं। तीसरा क्या मतलब, 2 और है यहां पर। एक है आपका PCl5, तो PCl5 है तो सीधा सीधा दिख रहा होगा कि फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है और 5 ठो मोनोवैलेंट एटम भी जुड़ रहे हैं, तो आप उनको जोड़ दीजिए। लेकिन यहां पर कुछ तो सीखते जाइए, नहीं तो क्या फायदा होगा मुझसे कुछ पढ़ने का। देखिए ये आपका PCl5 है और इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लिख लीजिएगा उसको पूरा, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ये जो 3 हैं ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, और ये क्या है आपके 2, ये जो ये हैं ये कैसा है आपके एक्सियल है, ठीक है। रुकिए मैं रेड से कर देता हूं इस चीज को, ये आपका जो है ये एक्सियल है, ठीक है, ये एक्सियल है। और ये जो है आपका ये कैसा है, इक्वेटोरियल है, ठीक है। एक्सियल जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी लेंथ ज्यादा होती है, मतलब एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। एक बात ये, और एक बात यहीं से भी आप जान सकते हैं कि जो आपका एक्सियल पोजीशन होता है, एक्सियल पोजीशन पर हमेशा हम लोग, एक होता है बेंट रूल, ठीक है, जिसमें आती है साइड सेलेक्टिविटी इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है बेंट रूल में, क्या यही कहा जाता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट एटम इज एट एक्सियल पोजीशन। याद रखिएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट एटम वो कहां रखे जाते हैं, एक्सियल पोजीशन पर रखे जाते हैं। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपके कौन से आएंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेयर, ये सब सारी चीजें जो होती हैं वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस की जाती हैं, ठीक है। क्यों की जाती है इसका भी रीजन होता है, आप थोड़ा अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप पहले समझिए बनता कैसे है। ये बनता है S प्लस px प्लस py प्लस pz और प्लस d का जो हम लोग का यूज करते हैं वो dz स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये जो sp2 एक हो गया और pd हाइब्रिडाइजेशन एक हो जाता है, sp2 प्लस pd, ठीक है। तो sp2 जो बनता है वो ये बनता है, ठीक है, आपका इक्वेटोरियल वाला, आप देख सकते हो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का। और ये जो pd बनता है वो ये है एक्सियल वाला, ठीक है। तो आप यहां पर मिक्सिंग होती है, ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है, वो सब आप छोड़ दीजिए। आप ये जरूर याद रखिएगा, ये आता है आपके पेपर में कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या यूज हो रहा है, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही होगा आपको sp3d, उसमें d ऑर्बिटल कौन सा यूज होता है, तो वो कौन सा होता है आपका
dz²। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये याद होना चाहिए कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, दूसरी बात। तीसरी बात, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट एटम जो था वो एक्सियल पोजीशन पे होता है। और सेम आप SF5+ भी बना लेंगे, बना लेंगे, मैं बना के बता देता हूं आपको। नहीं बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, ऐसे सेम स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज लग गया है सल्फर पर, मतलब उसकी वैलेंसी होती है 6, लेकिन एक कम हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 5 ही हो जाएगा। तो 5 फ्लोरीन एटम लगा दीजिए, हो जाएगा सेटिस्फाइंग, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक बात बताता हूं आपको। अभी मैंने कहा, क्या कहा कि अगर आपका मोनोवैलेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट जो एटम होता है उसको हम लोग एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वो कहता है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है PF3Cl2, तो बताइए कौन सा करेक्ट बनेगा। अब आपको क्या करना है, एक्सियल पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रख दीजिए, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पे आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव F रखेंगे, यहां पर क्लोरीन मत रख दीजिएगा, ठीक है। एक्सियल पोजीशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे ही मान लीजिए वो दे देता है कि, अच्छा मान लीजिए अगर पूछता है, जैसे मान लीजिए कि कभी इसी में मान लीजिए कोई ऑक्सीजन कभी दे देता है, ठीक है। मान लीजिए दे देता है वो आपको, मैं क्या बताऊं आपको एग्जांपल, PO2Cl3 मान लीजिए, इस तरीके का कोई कंपाउंड ना भी एग्जिस्ट करता, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैं मान रहा हूं POCl3, मान लीजिए POCl3 तो एग्जिस्ट करता ही है, POCl3 है। अब इस केस में कभी भी एक गलती मत करिएगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन तब भी ये हमारा जाएगा कहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट एटम आपका एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, और आपका ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, आपका ये बाईवैलेंट है। तो बाईवैलेंट होने की वजह से इसको हम लोग, और मैंने कहा कि आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, ये कभी भी गलती से आप एक्सियल पे मत रखिएगा, हमेशा इसको हम लोग इक्वेटोरियल पर ही रखेंगे। तो आपकी मजबूरी है कि आप स्ट्रक्चर को ऐसे ही बनाओ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका सही हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। मोनोवैलेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, ठीक। तो मैंने आपका काफी कुछ इसमें क्लियर कर दिया। चलिए, तो मेरे हिसाब से तो 3 क्वेश्चंस आपके हो गए ना। हाँ, 3 क्वेश्चंस आपके हो गए, 2 क्वेश्चंस आपके और बचते हैं। दो क्वेश्चंस आपके और इसमें बचते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होंगे आपके। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि आप बताइए मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा। 4 कार्बोकैटायन इसने बनाया है और पूछा है कि इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा। तो मैं क्वेश्चन लिखते लिखते आपको बताता हूं कि आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते कैसे हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए पहली बात तो आपको जीओसी अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। देखिए होता क्या है, कार्बोकैटायन की जो हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं वो कई फैक्टर्स के द्वारा देखते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर होता है, वो होता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मेसोमेरिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होते हैं, ठीक है, पहली बात ये। और दूसरी बात क्या होती है कि हम लोग उसमें देखते हैं कि अगर मेसोमेरिक के बाद एरोमेटिसिटी देखते हैं, जिसमें एरोमेटिसिटी होगी वो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब मेसोमेरिक के बाद। और उसके बाद हम लोग रेजोनेंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग हाइपर कंजुगेशन एंड देन इंडक्टिव देखते हैं। इस तरीके से हम लोग का पूरा रूल होता है, और हर एक को मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, कोई मतलब ऐसा हो भी नहीं सकता कि मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन के जरिए सारे इफेक्ट्स एक ही बार में पढ़ा दूं। चलिए, तो बन गया मेरा फिलहाल, और ये हो गया CH3 और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने कहा कि आप 4 चीजों के थ्रू कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, और जिसमें आपको मैंने सबसे पहले कहा मेसोमेरिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन आर द मोस्ट स्टेबल, एंड देन आपका एरोमेटिसिटी आप देखेंगे,
उसके बाद आप रेजोनेंस देखेंगे, उसके बाद आप हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, और इसके बाद आप इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, मेसोमेरिक में आपको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि कार्बोकैटायन के बगल अगर कभी भी कोई भी लोन पेयर बियरिंग ग्रुप आएगा, ठीक है, लोन पेयर बियरिंग ग्रुप, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट Cl, तो वो कार्बोकैटायन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, इस तरह लोन पेयर दे देता है। ठीक है, और ये जो होता है ये मोस्ट स्टेबल होगा, याद रखिएगा। तो जो मेसोमेरिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होते हैं। बाकी ये हो गया आपका एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो मेसोमेरिक वाली जैसी कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि कार्बोकैटायन के बगल में लोन पेयर वाला ग्रुप मौजूद होना चाहिए। वो है नहीं, जैसे O हो, N हो, ये सब है नहीं यहां पर। एरोमेटिसिटी जैसे कोई बात नहीं आएगी यहां पर। ठीक है, तो बात आ रही है हमारा रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन देखने की। तो अगर हम रेजोनेंस देखें तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर एक रेजोनेंस हो पाएगा मैक्सिमम, यहां पर आपका दो रेजोनेंस चलेगा, इधर से भी और इधर से भी। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी एक ही रेजोनेंस होगा, और यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर भी आपका नहीं, यहां पर भी आपके दो रेजोनेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो जहां पर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो कुल मिला के इसकी कहानी बची और इसकी कहानी बची जिसमें दो रेजोनेंस हो रहा है। इसके बाद क्या हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि हाइपर कंजुगेशन कैसे देखते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन से। तो क्या होगा कि C प्लस से जुड़ा हुआ जो क्या होगा, जो पहला कार्बन होगा उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहेंगे, और इस अल्फा कार्बन से जितने ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े होंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। जितना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड, और हाइपर कंजुगेशन ज्यादा कब होगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या करना, बगल के कार्बन पे जो कि अल्फा कार्बन होगा उस पे कितना H जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका अगर हम देखें तो अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है। यहां पर क्या है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, आप ध्यान दोगे तो यहां पर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से, और एक और एक 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां से, मतलब टोटल आपके यहां पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और वहां पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आपका सिर्फ मेरे हिसाब से तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है यहां पर। देखिए एक अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, वहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को ही हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन ज्यादा रेजोनेंस, तो ये आपका मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो ज्यादा रेजोनेंस, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, तो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, रेजोनेंस वहां पर भी उतना ही था, लेकिन वहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं है। हाइपर कंजुगेशन कैसे देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन क्या होता है, जस्ट बगल वाला कार्बन। ठीक है, चलिए हो गया आपका ये। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका एसिडिक ऑर्डर की स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, और कौन कौन सा एसिड दिया गया है, CH3COOH, MEO, CH2COOH, CF3COOH, और यहां पर क्या दिया गया, Me,
और COOH। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 दिए गए हैं, इसमें आपको एसिड स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है। तो मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका एसिड स्ट्रेंथ होता है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे, पहले आप ये जान लीजिए। एसिड स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, एसिड्स क्या होते हैं जो H+ डोनेट करें, तो आप ऐसा करिए, सब में H+ क्या करिए, आप डोनेट करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, मैं आपको बताता हूं एसिड स्ट्रेंथ देखते कैसे हैं। सब में क्या करना है आपको, H+ जो है वो डोनेट करा देना है। ठीक है, निकाल दीजिए सब में। यहां पर आपका हो जाएगा आपका CF3 C डबल बॉन्ड O-, और ऐसे ही यहां पर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए अगली बात क्या होती है कि इसके बाद जब हम लोग H+ निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। ठीक है, जो एनायन की स्टेबिलिटी होती है वही एसिड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। और यहां पर देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है वैसे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैसे देखेंगे, उसका काफी रीजन होते हैं, मतलब काफी इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन वो सब आप यहां पर छोड़ दीजिए, वो यहां पर आप ज्यादा उसमें नहीं परेशान होना है। यहां पर देखिए आप एसिड स्ट्रेंथ, जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होता है, एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगा, अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्या करेगा, एनायन को स्टेबल करेगा क्या अनस्टेबल करेगा, आप सोचिए। अरे एनायन है, निगेटिव चार्ज ऑलरेडी, आप और इलेक्ट्रॉन दोगे, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, उस स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EDG। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एनायन की। दूसरा चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो क्या होगा, उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो क्या करेंगे और अनस्टेबल उसको बना देंगे। ठीक है, और जैसे क्या होता है कि एनायंस की स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं, उसमें एक फैक्टर आता है रेजोनेंस का। तो देखिए यहां पर सब में रेजोनेंस सेम है, ठीक है, सब में वही O- रेजोनेंस हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां पर यही निगेटिव चार्ज रेजोनेंस जाएगा। तो यही आप लगा दीजिए, आ जाएगा अपने आप आंसर। आप देखिए यहां पर क्या, इसका क्या है, इसका +I लग रहा है, मतलब ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप कर रहा है +I से। ये क्या कर रहा है, ये -I से खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है, और ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों आपका +I है। तो सबसे पहली चीज, यहां पर सबसे ज्यादा डोनेशन होगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहां पर तो सबसे ज्यादा हमारा जो एनायन है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी, आप उसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीज तो बिल्कुल खराब है। तो डी की एसिड डिस्टेंस सबसे कम होगी। डी के बाद देखिए आगे आते हैं, अगला यहां पर भी +I हो रहा है, तो +I वालों को सबसे कम कर दीजिए आप पहले। ठीक है, +I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आगे बचता है हमारा बी और सी, दोनों में क्या है, -I लग रहा है। दोनों में किसका -I, जिसका -I ज्यादा तगड़ा होगा वो ज्यादा तगड़े से खींचेगा, ज्यादा तगड़े से अगर विड्रॉ करेगा तो एसिड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, क्योंकि एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर CF3 है, F आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसमें से आप 3-3 फ्लोरीन लगाए हो, 3-3 वो कितने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो तगड़े से खींचेंगे। तो क्या हो जाता है कि CF3 का जो -I है वो OMe से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, -I, ठीक है, CF3 का OMe से ज्यादा होता है, एंड दैट्स वाई तो उसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा, B एंड देन C। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग पावर जो है ये इसकी है, इस वजह से सबसे अच्छा एसिड यही होगा, क्योंकि इस केस में एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल जो है इसी केस में होगा। ठीक है, उसके बाद -I इसका भी लग रहा है, और लेकिन इसका जो है इससे कम होगा। ठीक है, ये बात थी आपकी।
ठीक है, चलिए ये बातें थी हमारी। और आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो आपके -I होंगे, -M होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका +I है, +M है, और H हाइपर कंजुगेशन से, इससे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए +I कौन है, +M कौन है, +M कौन है, -M कौन है, सब चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे आप आज के आपके टोटल 5 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा पढ़कर। और आज के इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको इस वीडियो का एंड करता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।